मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। 492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी फिर बनी, फिर टूटी, काफी हिंसाएं भी हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा और एक लंबी कानूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़े विवाद की सबसे बड़ी कहानी है, आस्था और विश्वास की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। दोस्तों, सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। अब मुगलों ने भगवान को उनके घर से तो निकाल दिया, लेकिन उन्हें कौन बताता कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं, और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन में राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई, और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका होगा, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। और साथ में आज के इस वीडियो में हम अयोध्या के अंदर चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसका असर यूपी पर क्या होगा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राम मंदिर के बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। इसके पीछे का इतिहास खून से सना हुआ है, विध्वंसकारी है, सियासी बवंडर है। आइए आपको लिए चलते हैं राम मंदिर के बनने के सफर पर। शुरू से एक बार फिर जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। ये लोग कहते हैं कि हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। Because a section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं। आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप? I have reason to believe that it was the result of planning, pre-planning. अब दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर को गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत संघर्ष हुआ। इस संघर्षों में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे दिन की बात करने जा रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस दिन को लेकर हमारे देश भारत में बहुत से लोग शौर्य दिवस भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको काला दिवस भी कहते हैं। तारीख 6 दिसंबर साल 1992 का ये वो दिन था जिस दिन ना सिर्फ बाबरी मस्जिद ढाई गई बल्कि भारतीय संविधान के मूल्य भी ढाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ढा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शांतिपूर्ण कार सेवक की इजाजत दी थी, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा होकर भजन गा सकते थे और प्रतीकात्मक पूजा कर सकते थे। अब दोस्तों, जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता उन्हें हम बता दें, कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। कोर्ट ने विवादित जगह पर किसी भी तरीके के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी। इसके लिए एक ऑब्जर्वर भी तैनात किया था। और दोस्तों, इन सब में एक सबसे अहम बात ये थी कि उस समय के यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा।
मगर हर तरह से इन आदेशों की धज्जियां उड़ी। बात है 30 नवंबर 1992। अयोध्या का माहौल गरमाने लगा था। कार सेवक अयोध्या में आ चुके थे और आ रहे थे। मजारों को तोड़ दिया गया था। बाहर से आए कार सेवकों को बावरी के आसपास ठहराया गया था, जो बेहद ही एग्रेसिव उत्पात मचा रहे थे। 5 दिसंबर आया और इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराने की रिहर्सल की गई। इस बात का उल्लेख मस्जिद ढहाए जाने की जांच करने के लिए बने लिब्राहम आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। 5 दिसंबर तक किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया गया 6 दिसंबर को कोई बड़ा विध्वंस होने वाला है। बाबरी को इस तरह सुरक्षा घेरे में रखा गया था, लगता ही नहीं था कि कोई कार सेवक वहां तक पहुंच भी पाएगा। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 की तारीख और उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठे हो जाते हैं और दोस्तों कहा जाता है कि कार सेवकों की अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह ने कोर्ट को ये भरोसा दिला चुके थे कि ये विवादित ढांचे को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही दोस्तों ये खबर भी मिलती है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को ये आदेश दिया हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए वो भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते। अब इस न्यूज को सुनकर कार सेवकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। उनके जुबान पर एक ही नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। करीब 11 बजे भाजपा के बड़े नेता कार्यस्थल पर आए, तभी अफरा तफरी अचानक से शुरू हुई। मस्जिद पर हमला बोल दिया गया। राम कथा कुंज की छत पर बने मंच से भाजपा और संघ के बड़े बड़े नेताओं की अपील का कार सेवकों पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे, वो दोपहर होते होते तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं। 1:55 पर विवादित ढांचे की एक गुंबद को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी करीब 3:30 बजे तक दूसरा गुंबद भी गिरा देते हैं और फिर शाम होते होते करीब 5 बजे तक तीनों गुंबद को गिरा देते हैं, जिससे कि पूरे यूपी में हाहाकार मच जाता है और स्थिति को काबू में करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों के बाद कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन उस टाइम उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का उन्हें कोई मलाल ही नहीं है। और दोस्तों इस बात को उन्होंने 2019 में स्वीकार किया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया तब एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा ढहाए जाने का मामला ना तो तब था और ना अब है। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूँ कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। खैर 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में जब वापस से बीजेपी सरकार बनी, अब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999 से 2004 और फिर आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। और दोस्तों आखिरकार राम भक्तों को जीत मिल गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वो मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है।
और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 1528 में बाबर के कहने पर जो राम मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, लेकिन अब 492 सालों के बाद इसी जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। वहीं दोस्तों अब राम मंदिर के बनने के बाद जो अयोध्या में डेवलपमेंट आने वाला है, जिस डेवलपमेंट से अयोध्या की नगरी दूर रही, अब उसके ऊपर बात करते हैं। जब से राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा है, देखा जाए तो तभी से यूपी गवर्नमेंट अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। फिर चाहे वो न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट हो, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 हो या फिर अयोध्या विजन 2047 हो। दोस्तों गवर्नमेंट अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिटी प्लानिंग और टूरिज्म को बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या को एक हाईटेक सिटी बनाने पर फोकस कर रही है और अब तक अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 32,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हो चुका है। साथ ही यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अयोध्या को एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों अयोध्या की गिनती आज यूपी के साइबर सिटी हब कहे जाने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों से हो रही है और देखा जाए तो आज अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए बेनिफिशियल बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल्चरल टूरिज्म में जो रोल मक्का मदीना सऊदी अरेबिया के लिए करता है, वही रोल अयोध्या यूपी के लिए करेगा, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारत की ओवरऑल इकोनॉमी में भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अयोध्या के विकास में एक बहुत बड़ा हाथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का है, जो मिलकर प्रेजेंट टाइम में अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर जैसे अलग अलग 32,000 करोड़ रुपए का काम चालू है। वही दोस्तों जैसे आपने डिज्नीलैंड के बारे में बहुत देखा और सुना होगा, ऐसे ही सेम अयोध्या में भी रामलैंड के नाम से थीम पार्क बनने जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी यात्रा को एनिमेशन और लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और तो और दोस्तों अयोध्या में भगवान श्री राम की दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू मतलब प्रतिमा बनाई जा रही है। भगवान श्री राम का स्टैचू अब तक का सबसे बड़ा स्टैचू बनेगा, जिसकी लंबाई 251 मीटर होगी। और अगर हम अभी की मौजूदा टॉलेस्ट स्टैचू की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 182 मीटर ही है। वही दोस्तों भगवान राम की स्टैचू के बनाने की कॉस्टिंग की बात करूं तो इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है और इसका काम भी शुरू हो गया है। और दोस्तों इसी तरह अयोध्या में कुछ छोटे और कुछ बड़े कुल मिलाकर 264 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि ये सारी तैयारी केवल 22 जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए ही है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये उस चेन रिएक्शन की शुरुआत मात्र है। आने वाले टाइम में अयोध्या को ग्लोबल सिटी के तौर पर डेवलप करने जा रहा है और यही वजह है कि आज हर कोई सिर्फ अयोध्या की बात कर रहा है। और दोस्तों लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करते हुए यही बोलना चाहूंगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के साथ बहुत बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिससे न सिर्फ मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा ही होगी, साथ में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा देश एक नई ऊंचाइयों में भी जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की, मेरे तरफ से कुछ स्टडी की गई हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।